हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 127। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 127 है। इसमें बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडवाइफरी और फार्माकोलॉजी और मिडवाइफरी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, दोनों टॉपिक्स में अक्सर जो भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन आज क्लियर करेंगे और कुछ बेसिक भी जानेंगे। ओके, यहाँ पर देख लें आप, जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं एग्जाम्स, ऑल स्टेट्स से जितने भी एएनएम के एग्जाम्स होते हैं, सीएचओ के एग्जाम्स होते हैं, सभी स्टेट्स के लिए ये समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। एम्स नर्सिंग, पीजीआई नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, एमपीसीएचओ, हरियाणा स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, सभी के लिए क्वेश्चन, जिनके भी एग्जाम्स हाल ही में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें, फिर आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? प्रमुख हार्मोन्स पूछा गया है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा? आपको मेजर हार्मोन्स बताना होगा, क्या है इसका राइट आंसर। कमेंट करें अपना आंसर, अगर आपको अपना आंसर आया करे तो बताया करें जरूर। मोस्टली क्वेश्चन का, कई क्वेश्चनों का रिविजन्स भी यहाँ पर करेंगे, तो देखें आप क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा। जो मेजर रूप से हार्मोन से निकलता है, स्रावित होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या है? एचसीजी जो हार्मोन्स है ये अपरा के द्वारा, अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहा जाता है। मोस्टली लोग, आप लोग अपरा ये प्लेसेंटा जानते हैं। ओके, तो ध्यान रखें, इसे हिंदी में अपरा कहा जाता है। ओके, तो ये जो मेजर रूप से या प्रमुख रूप से या मेन रूप से जो हार्मोन्स निकलता है प्लेसेंटा के माध्यम से, वो एचसीजी निकलता है। कौन सा निकलता है? निकलने तो और भी हार्मोन्स निकलते हैं जो दिए गए हैं। ओके, थोड़ा बहुत निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये ऑप्शन डी वाला निकलता है, एचसीजी। ओके, और एचपीएल भी यही से स्रावित होता है। एचपीएल जो हार्मोन्स है ये भी निकलता है, ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये भी हार्मोन्स निकलता है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में निकलता है ऑप्शन डी पे जो मेंशन है ये निकलता है, एचसीजी। ओके, इसे कभी कभी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऑप्शन बी में भी मेंशन है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, इसे भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है एग्जाम्स में कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं दिए जाते, ये बात ध्यान रखें। ओके, मोस्टली आपको प्रोजेस्टेरोन मिलेगा कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है। एक बात और ध्यान रखें, जब भी प्रेगनेंसी की जांच करते हैं या चेकअप करते हैं कि हाँ वो प्रेग्नेंट है महिला या नहीं है प्रेग्नेंट, तो उसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है? उसके लिए एचसीजी टेस्ट किया जाता है। क्या? उनके यूरिन्स में एचसीजी टेस्ट किया जाता है। अगर पाया जाता है उनके यूरिन्स में, क्या होता है फीमेल्स की यूरिन्स में, अगर ये एचसीजी अगर पाया गया तो उसको कहेंगे पॉजिटिव है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। अगर नहीं पाया गया तो नेगेटिव होगा। ओके, अब देख लें इसका पूरा नाम क्या होता है। एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें आप इसे भी। ओके, इससे क्या होता है, ये यूरिन्स में भी स्रावित होता है, इससे पता कर लिया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ओके, और इसे कभी कभी प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से पूछा जाता है ना, वो प्रोजेस्टेरोन को लेकर पूछा जाता है। प्रोजेस्टेरोन भी सही है, एक चीज़ के कई भी नाम होते हैं और कई भी कार्य होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। जब भी आप प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बारे में पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी, और मोस्टली आप प्रेफर करेंगे आंसर प्रोजेस्टेरोन को। ओके, और ये जो हार्मोन्स निकलता कहाँ से है? प्लेसेंटा से। तो कई बार ये नहीं पूछा जाता है कि ये कहाँ से मतलब ज़्यादा मात्रा में, आपसे इतना ही डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये निकलता कहाँ से है, स्रावित कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे प्लेसेंटा से निकलता है। ओके, और भी जो हार्मोन्स थे वो भी थोड़ी मात्रा में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया है एक, ये एफएल का मतलब होता है फ्लूइड। ओके, ऑन्स कितने एमएल के बराबर होता है? यहाँ पर पढ़ लें आप 1 FL, इसी को फ्लूइड पढ़ा जाता है। ऑन्स इज इक्वल टू हाउ मैनी ml? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें लगभग में आंसर लिया जाएगा, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 30 ml के आसपास। एक जो फ्लूइड ऑन्स होता है ये लगभग 30 ml के आसपास होता है। अब चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर बाय द वे उस पर इस तरह पूर्ण रूप से लिखा हो, कोई होल नंबर लिखा हो, ठीक है, 30, 10, 25, तो आप 30 को मार्क करेंगे, 30 को। ओके, जब भी आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर, तो ये 2 एग्जैक्ट आंसर हैं। ये यूएस में चलता है 29.6 ml, 29.6 ml या 29.57, ये यूएस का है। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट का है। और जो जनरली हर एक देश में लिया जाता है वो इतना होता है। यहाँ पर 28.4 ml जो मेंशन किया गया। ओके, तो ध्यान रखिए आप,
ये दोनों पॉइंट। जब भी आपसे नंबर्स में पूछा जाए होल नंबर में 10, 15, 20, 25 तो आप बताएंगे 30 ml। ओके, एक फ्लूइड आंसू बराबर होता है इसके बारे में। ये अप्रोक्स लिखा है यहाँ पर, किसके, लगभग में, इसका मतलब होता है कि लगभग में बराबर है। तो आप जनरली ये पॉइंट याद कर लें 29.57 या 48.4, ये दो आप याद कर लें। इन्हीं दो में आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में मिल जाएगा, जब नहीं मिलेगा तो आपको 30 मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए ये जो तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो इसी तरह पूछे जाते हैं। हमने दोनों बता दिए किस किस प्रकार से ऑप्शन। और एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों कभी एग्जाम में एक साथ नहीं मिलेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। ये आप अपने माइंड में कंफ्यूजन न रखें कि ये कभी दोनों एक साथ मिल जाएंगे एग्जाम्स में। ये दोनों भैया एक साथ कभी एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो सिंगल ही मिलेंगे। तो या तो ये दिया जाएगा या तो ये दिया जाएगा। जब ये दोनों नहीं होते तब ये अपना रोल प्ले करता है, कौन, 30 ml। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, यदि एक दवाई सिंबल H.S या HS के साथ प्रिस्क्राइब की जाती है तब नर्स इसका मतलब क्या समझती है, या दवा कब देनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ें, हम थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर देखें आप, यहाँ लिखा है इफ़ आ मेडिसिन सिंबल HS व्हाट डज द नर्स अंडरस्टैंड व्हेन शी इज प्रिस्क्राइबिंग विथ व्हेन शुड दिस मेडिसिन बी गिवन, कब देना चाहिए ये मेडिसिन। अब इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सभी आज हमने सिलेक्ट किए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बेड टाइम। क्या होगा, बेड टाइम। जब HS मेंशन होता है किसी डॉक्टर्स के पर्चे में या पैड में तो वो क्या बताता है कि इस दवा को, इस मेडिसिन को एट द बेड टाइम, मतलब बेड टाइम के समय देना है। ओके, बेड टाइम का मतलब होता है लगभग लगभग सोने के समय। ओके, मतलब सोने ही वाला हो बंदा उसके थोड़ा पहले दिया जाता है, इसी को एट द बेड टाइम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको जैसा यहाँ पर पॉइंट मेंशन होता है HS, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन ना लिखें, अगर ना नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, अगर लिखना चाहें तो लिख लें HS डॉट इक्वल टू एट बेड टाइम, इस तरह आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें आप, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी रिविजन्स के लिए सभी को ये आंसर आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को भूल ना जाएं आंसर को, इसलिए हम ये क्वेश्चन कुछ रिविजन्स के लिए भी रखते हैं आपके। मानव दूध में पाया जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। विच ऑफ दी, यहाँ पर लिखा है विच इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन द ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में जो मेजर रूप से पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा IgA। ये 90% रोल प्ले करता है। ह्यूमन मिल्क में जो पाया जाता है ये 90% पाया जाता है, बाकी और भी IG भी पाया जाता है और IgM भी पाया जाता है। ये 10 से 12% के आसपास, ऐसे ही 11% के आसपास, लगभग कभी कभी 9 से 11 के आसपास ये पाए जाते हैं। ये IG और IM पाए जाते हैं। ठीक है, तो M और G 9 से 11% पाए जाएंगे जो ह्यूमन मिल्क में, या फीमेल मिल्क में जो पाया जाएगा ना इम्यूनोग्लोबिन वो पाया जाएगा IgA 90%, लगभग 90% ये प्रतिनिधित्व करेगा या रिप्रेजेंटेशन करेगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, जो मानव माता दूध में या फीमेल दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में IgA पाया जाता है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये बात ध्यान रखें। और इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबॉडीज होता है। ओके, एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। अगर बाय द वे पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम्स में कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है तो ये प्लाज्मा में होता है अक्सर। कहाँ, प्लाज्मा में। अब समझ ले, यहाँ पर ये लिखा है हाउ यू आर द इम्यूनोग्लोबिन्स IG and M, इसी का मतलब है कभी कभी GM लिखा जाता है तो IgM आर आल्सो प्रेजेंट बट कंसंट्रेशन मच लोअर देन IgA। कह रहे हैं कि IG, ये जो G है और M है दोनों दूध में पाए जाते हैं मिल्क में, लेकिन IgA की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 90%, मतलब नहीं, ये राइट है आंसर। ठीक है, 90% तो IgA पाया जाएगा, बाकी ये 9 से 11% के आसपास अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है एब्रीविएशन H.N. मतलब HN पढ़े यहाँ पे से। ओके, HN का क्या अर्थ होता है, एब्रीविएशन HN व्हाट डज इट मीन, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बताएं, ऊपर था HS के बारे में, ये देख ले क्वेश्चन में किस तरह पूछा गया है। ऊपर HS के बारे में HS मेंशन किया गया था, यहाँ पर HN मेंशन किया गया। ओके, अब क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्या, टू नाइट, मतलब आज की रात। अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मोस्टली आप ये वाले वर्ड इंग्लिश में ही याद करना, जो भी हिंदी मीडियम से, ओके, नहीं पे आपसे एग्जाम्स में धोखा हो सकता है, ओके, क्योंकि ये वर्ड कभी चेंज नहीं होते इंग्लिश में। तो इंग्लिश में याद कर लेना आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी हिंदी मीडियम से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या हरियाणा से जो लोग भी हैं, अगर उनको ये वर्ड समझना है अच्छी तरह से, इंग्लिश में याद करें तो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट मिल जाएगा, ओके। लेकिन हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आज की रात, ओके। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमने ये जो टू नाइट लिखा है इसके लिए HN की बात की था। किसके बारे में? HN के बारे में ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जब HS लिखा होता है उसका मतलब है ये जो ड्रग्स दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी, वो बेड टाइम पर दी जाएगी, ओके, एट द बेड टाइम, ओके। इसलिए आप ये दोनों वर्ड एक साथ लिख लेना, H.N इजकल टू टू नाइट और HS इजकल टू एट बेड टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 पे दिया गया है, निम्न में से किसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है? ये कई बार हमने क्वेश्चन दिया भी है, एक दो बार आ चुका है क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आप देख लें पूरी तरह से, जो भी आंसर हो लग रहा हो आपको तो ज़रूर बताएं आप अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी, मिलास्मा। ये मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, मिलास्मा। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से इसे समझाया था। ज़्यादा डिटेल समझना चाहते हो तो हमारे जरूर पिछले वीडियो आप देख लें अच्छे से, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भावस्था के दौरान मलेरिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है या ड्रग्स ऑफ चॉइस है? आप बताएं भाई, कौन सी मेडिसिन दी जाती है जो ज़्यादा पसंदीदा मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी के दौरान? अगर किसी महिला को, प्रेग्नेंट महिला को क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, तो ओके, एंटी मलेरिया के रूप में जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? ये मतलब है क्वेश्चन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी। ये लिखा है क्लोरोक्विन दी जाती है। क्या? क्लोरोक्विन। इसी को HCQ के नाम से जाना जाता है। ये कोरोना काल में भी दी जा रही थी। कोरोना के जो पेशेंट थे ना, जब दवा नहीं आई थी किसी भी प्रकार की, तो इसी का इस्तेमाल किया गया था, इसी का प्रयोग किया गया था, ओके, जो प्रेगनेंसी के टाइम दी जाती है मलेरिया के लिए, ओके। वैसे भी ये जनरली हर मलेरिया के लिए जो दवाएं लिखी है ना, ये सारी दवाएं हैं ABC, ये तीनों मलेरिया की ही दवाएं हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है, गर्भावस्था के दौरान जो दी जाती है, ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है। ड्रग्स ऑफ चॉइस का मतलब होता है ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, तो मतलब वो होगा क्लोरोक्विन, ओके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी मैं एब्रीविएशन बता रहा हूँ, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। क्या हिंदी में कहा जाता है? संक्षिप्त रूप। तो CM का मतलब क्या है यहाँ पर? ये क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन बढ़ाया कैसे जाता है, देखो, घुमाया इस तरह जाता है कि एक डॉक्टर अपने पर्चे में एब्रीविएशन या सिंबल C.M. मेंशन करता है, तो एक नर्स या एक जो भी होगा वहाँ पर जिसकी भी ड्यूटी होगी, तो मोस्टली एक नर्स उसका मतलब क्या समझती है, क्या समझेगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? टुमारो मॉर्निंग। एक नर्स जो इसका मतलब समझेगी टुमारो मॉर्निंग। और ये चीज़ें इस्तेमाल किस लिए की जाती हैं? ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये C.M. AC.S. ये इस तरह जो इस्तेमाल किया जाता है ना, ये ड्रग्स के लिए कि ये दवा कब दी जाएगी, कितने समय दी जाएगी, कल दी जाएगी, मॉर्निंग में दी जाएगी, इवनिंग में, एट बेड टाइम कब दी जाएगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म मेंशन किए जाते हैं, मेडिकल शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ओके। एब्रीविएशन इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। काफ़ी सिंपल है, लेकिन लिया है ताकि सभी लोगों को कन्फर्म हो जाए अच्छे से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें कन्फर्म नहीं होता, इसलिए बेसिक चीज़ें बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं या कितने ml होते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। मोस्टली जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था तो मोस्टली ये लोग बता नहीं पाते थे इसका आंसर क्या होगा, मतलब कितने होते हैं, क्योंकि उनका ये मैथमेटिकल्स जितने भी स्टैटिकल्स चीज़ें होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, ओके। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी सिंपल है, आप देख लें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ये आप याद कर लें, ये बेसिक चीज़ें हैं ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये ज़रूरी नहीं कि मेडिकल्स में ही आए, कोई भी जनरली आपसे पूछ सकता है, ओके, इसलिए भी ज़रूरी है आपसे, लेकिन पूछे जाते हैं मेडिकल्स में बहुत। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें आप। 1 डेसीलीटर में कितने ml होते हैं? हाउ मैनी ml इन डेसीलीटर? कभी कभी डेसी लिख के मेंशन किया जाता है, कभी कभी DL मेंशन किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखिए, DL भी फोकस करें, बात वही है, ओके। 1 डेसीलीटर में कितने ml होते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है कमेंट करें जल्दी से। ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए 100 ml। 1 डेसीलीटर में जो ml होते हैं वो 100 ml होते हैं, तो ध्यान रखना 1 डेसीलीटर इजकल टू
100 ml। ओके, ये बात ध्यान रखना है, लिख लेना है या याद कर लेना आप, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको आनी चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में आपसे जब भी आप ड्यूटी करने जाते हैं तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई ड्रग्स सिंबल A.C या AC के साथ प्रिस्क्राइब की जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है। इफ आ ड्रग सिंबल, हमेशा ये जो सिंबल्स लिए जाते हैं या एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं, ये मोस्टली मेडिकल्स वाले दवाओं के लिए ही यूज किए जाते हैं। ओके, इसका क्या अर्थ होता है। इफ आ ड्रग्स सिंबल AC या A.C, व्हाट इज द इट्स मीनिंग व्हेन इट इज प्रिस्क्राइब विथ। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है बिफोर मील, ऑप्शन डी। क्या है, भोजन के पहले। ये जो दवा दी जाएगी AC जिस पे मेंशन होगा, क्या A.C जिस पे मेंशन होगा, इसका मतलब है वो दवा भोजन के पहले दी जाएगी, ऑप्शन डी। तो बिफोर मील याद रखना आप। यहाँ पर 2-3 वर्ड मेंशन है, आप इन्हें भी समझ लें। AC का मतलब होता है एंटीसीबम, एंटीसीबम का मतलब होता है बिफोर मील। ओके, और यहाँ पर जब मेंशन है P.C, इसका मतलब होता है पोस्ट सीबम, इसका मतलब होता है आफ्टर मील। ये दोनों वर्ड आप एक साथ लिख लेना ताकि कंफ्यूजन न रहे इन फ्यूचर। ओके, AC का मतलब होगा बिफोर मील, इसको कहा जाता है, ये लैटिन वर्ड होते हैं और मेडिकल्स में इनका यूज किया जाता है, एंटीसीबम, और PC का मतलब पोस्ट सीबम। तो PC इक्वल टू आप इतना लिख लेना, क्या, आफ्टर मील, और AC इक्वल टू बिफोर मील, भोजन के पहले, और ये लिखा है भोजन के बाद। अब पढ़ लें क्वेश्चन नंबर आप 12 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति बढ़ाने में सहायक हार्मोन कौन सा है। विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज टू द फेटस। क्या होगा राइट आंसर इसका। इसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, अगर आपको आंसर आता हो तो ज़रूर बताएं आप आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्या, ऑप्शन डी HPL। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ये भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही निकलता है। ओके, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो प्लेसेंटा के माध्यम से ही निकलता है, लेकिन ध्यान रखना है ये भ्रूण में ग्लूकोज की पूर्ति में सहायक हार्मोन्स होता है। कौन, HPL। और ये निकलता कब है, ये निकलता है प्रेगनेंसी के दौरान। कब निकलता है, ओनली प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप समझिए यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये इसका HPL का पूरा नाम लिखा है, इज आ हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। कहाँ से निकलता है भैया, ये निकलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ओके, और कब निकलता है, ये निकलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप जनरली ना सोचने लगना कि पता नहीं कहाँ से निकलता है ये। ओके, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर आप पढ़ लें, इसका HPL लिख लें और पूरा नाम लिख लें इसका, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। निकलता कहाँ से, स्रावित कहाँ से होता है, सिक्रेटेड कहाँ से होता है, ये प्लेसेंटा से निकलता है। ओके, अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट मेंशन किए गए, कार्य क्या होता है इसका। दिस हार्मोन्स ब्रेक डाउन द फैट, ये फैट को तोड़ देता है, फ्रॉम द मदर टू प्रोवाइड द फ्यूल्स, और इसके माध्यम से क्या होता है, बेबी को फ्यूल्स मतलब ईंधन की ज़रूरत जो होती है, एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो पूर्ति होती है इससे। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसको, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ओके, तो आप समझे होंगे इसके बारे में, इसका कार्य क्या होता है HPL का। ओके, निकलता कहाँ से, प्लेसेंटा से निकलता है। क्वेश्चन नंबर आप 13 पढ़ लें। क्वेश्चन ये राजस्थान में पूछा गया था CHO में। ये लिखा है, 1 टेबल स्पून कितने ml के बराबर होता है, हाउ मच इज 1 टेबल स्पून इक्वल टू ml, कितने ml के बराबर होगा। टेबल स्पून की बात की गई है, टी स्पून, टेबल स्पून, ये 2 स्पून होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी है, क्या, 15 ml के बराबर होता है। 1 टेबल स्पून जो होता है ना वो 15 ml के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है एग्जाम्स में, क्वेश्चन नंबर 14। मोस्टली वही क्वेश्चन हम लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना किसने बनाई थी। जब भी आपसे पार्टोग्राम की योजना पूछ लिया, या किसने बनाई थी सबसे पहले, या किसने खोजा था, या कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा बताया था कि कोई चीज़ पार्टोग्राफ भी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्या, ऑप्शन बी, फ्रेडमैन। स्पेलिंग देख ले, इंग्लिश में अगर देखना चाहे तो ये लिखे FRIDMAN। ओके, पार्टोग्राफ। अब ये होता क्या है, कई बार बताया भी है हमने इसे, अब यहाँ पर लेकिन नीचे मेंशन है, आप देख लें इसे। पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम दोनों नाम एक ही है। ओके, इज आ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द की डाटा।
मैटरनल एंड फेटल ड्यूरिंग द लेबर इंटर अगेंस्ट टाइम ऑन द सिंगल सीट ऑफ द पेपर। इस पे एक प्रकार का पेपर होता है, क्या, एक प्रकार का सिंगल पार्टोग्राफ में एक सिंगल पेपर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान इसका यूज किया जाता है। कब? गर्भावस्था के दौरान इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था पार्टोग्राफ का जो यूज होता है किस लिए किया जाता है, या पूछा जाता है गर्भावस्था के दौरान कौन से ग्राफ का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, पार्टोग्राम लिखा हो या पार्टोग्राफ लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है, घबराना नहीं है इससे। अब बात समझे इसमें किया जाता है। इस पे जो मेजरमेंट किया जाता है माइट इंक्लूड द स्टैटिकल सच एज द सर्विकल डायलेशन। इस पे स्टैटिकल डाटा मतलब सांख्यिकी डाटा, सांख्यिकी मतलब होता है संख्या के रूप में, किसके रूप में? संख्या के रूप में, मतलब नंबर के रूप में क्या क्या देखा जाता है, इसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है इस पर्चे में। ओके, तो आप समझे इसमें ये लिखा है सर्वाइकल डायलेशन देखा जाता है, लिखा जाता है या मेंशन किया जाता है। ओके, फेटल हार्ट के बारे में जानकारी दी जाती है इसी पार्टोग्राफ में। और ये लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द लेबर्स, ड्यूरेशन ऑफ द लेबर्स के बारे में बताया जाता है। और कुछ वाइटल साइन होते हैं उनके बारे में भी इसमें मेंशन किया जाता है, इसमें मेंशन किया जाता है। ओके, चेकअप करने या देखने के बाद क्या होता है, इसमें मेंशन किया जाता है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे इसका यूज कब किया जाता है, गर्भावस्था के दौरान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज यूज बाई, ओके, यूज किया जाता है। ओके, खोज करने वाला बंदा कौन सा था? ये था फ्रेडमैन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 15। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लें आप। और भी कई एग्जाम्स में पूछा गया, ये पोस्ट ऑफिस में, आर्मी में भी, और भी अदर एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। ये लिखा हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मिलते जुलते हैं आंसर, सही से आंसर बताएं आप सभी लोग। इसका जो राइट आंसर होगा सही सा ऑप्शन है बी। क्या? सीधा साधा ऑप्शन है यहाँ पर 2.54। दो, कभी कभी मान लो बाय द वे 2.4 ना लिखा हो तो आप इतने से काम चलाएंगे 2.5 से। ओके, मोस्टली हमेशा एग्जैक्ट लिखा जाता है 2.54। 1 इंच में जो सेंटीमीटर होते हैं ना वो 2.54 होते हैं। ये सभी लोग लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है आपके लिए और पूछे जाते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपका जाँच ले सकता है या आपका टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ध्यान रखिए, छोटी मोटी बातें आपको आनी चाहिए। अब 16 नंबर पढ़ लें। एब्रीविएशन SOS का अर्थ क्या होता है? एब्रीविएशन SOS व्हाट डज इट मीन? क्या बताएंगे आप इसका राइट आंसर? कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी। और लास्ट में बताया करें आपने कितने क्वेश्चन सही किया, आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, आप यहाँ से अपने आप को जांच सकते हैं। SOS = लिख लेना, इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी। पिछले वीडियो में बहुत बार हमने इन्हें कवर भी किया है, लेकिन सभी को आने चाहिए, आप भूले ना, इस वजह से ये रिविजन्स भी आते हैं। ओके, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। अब यहाँ पर समझे, SOS का मतलब होता है इन इमरजेंसी में, इफ़ देयर इज़ नीडेड, यदि जब जरूरत हो। कभी कभी इतना मेंशन किया जाता है इफ़ देयर इज़ नीडेड, लेकिन मोस्टली क्या होता है, इन इमरजेंसी भी मेंशन किया जाता है। AC का मतलब क्या होता है, LTCM बिफोर मील, PC का मतलब आफ्टर मील, PR का मतलब होता है एज नीडेड। तो इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बात को ध्यान रखना है आपको, हमेशा इनमें आप कन्फ्यूजन करेंगे। तो SOS का मतलब होता है नीडेड इन इमरजेंसी, नीडेड का मतलब नेसेसरी होता है। ओके, दोनों वर्ड एक दूसरे के सैनोनिम्स हैं, घबराएं नहीं आप। ओके, हिम्मत से काम लें और विश्वास करें ईश्वर पर। यहाँ पर देखें आप, नेसेसरी इन इमरजेंसी या नीडेड इन इमरजेंसी, इतनी बात पे फोकस करना है आपको। जब भी जरूरत होगी इमरजेंसी में तब SOS का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डॉक्टर लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पर्चा में या अपने पैड में। ओके, यहाँ पर आप देख लें, PNR का मतलब होता है एज नीडेड ओनली, एज नीडेड जब इतना लिखा हो तब ये PNR, जब आवश्यकता हो, यदि आवश्यकता हो या जब आवश्यकता हो। और जो SOS होता है इसका मतलब जब आपातकालीन में, जब भी जरूरत हो, या इन इमरजेंसी। ओके, इस तरह आप समझना इसे। अब OD का मतलब क्या होता है, वंस आ डे मतलब दिन में एक बार। BID मतलब ट्यूस आ डे, ठीक है। TID होता है ट्यूस मतलब थ्राइस आ डे, मतलब दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार। ओके, इस तरह समझ लें। क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 17। 17 नंबर पे दिया गया है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? काफ़ी सिंपल है, सभी को पता होना चाहिए। हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ओके, तो ध्यान रखिए 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा गया है 1 टीस्पून है कितने ml के बराबर होता है? हाउ मैनी ml इन 1 टीस्पून? ऊपर जो बात कर रहे थे ना वो टेबल स्पून था,
अब यहाँ पर टी स्पून का मतलब होता है चाय वाला चम्मच, कॉमनली यूज किया जाता है चाय वाला चम्मच या टी स्पून, ध्यान रखें एग्जाम्स ऐसा ही पूछा गया है एग्जाम्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो टेबल स्पून बड़ा होगा कि टी स्पून बड़ा होगा, आपको इस तरह थोड़ा डिफरेंस करेंगे तो एग्जाम में एकदम सटीक आंसर मार के आएंगे, ठीक है। जो टी स्पून होगा चाय वाला चम्मच वो छोटा होगा, तो इसका मतलब ये 5 ml होगा, ओके, क्या 5 ml। इतनी सी बात थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आपको, 5 ml 15 ml दो होते हैं, ठीक है। जब टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच होगा, आपने देखा होगा, आप खाते होंगे तो कितना बड़ा यूज करते होंगे, इसी हिसाब से आप समझ लेना, ओके। तो जो टेबल स्पून होगा ना, ये 15 ml के आसपास होगा, टेबल स्पून बड़ा होता है। जब टी स्पून की बात करेंगे तो ये 5 ml का होता है, ओके। टेबल स्पून, टी स्पून, ये इनमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट को। मोस्टली क्या करते हैं वो ऑप्शन तो मार्क कर आते हैं, लेकिन क्या होता है उन्हें कन्फर्मेशन नहीं होता, इसलिए हम इस बात को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपके माइंड पे ज़्यादा दिन तक ये ठहरे बात, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो टी स्पून होता है चाय वाला चम्मच, मतलब चाय वाला चम्मच छोटा होगा, टेबल स्पून आपको पता ही होगा कितना बड़ा टेबल स्पून होता है, वो 15 ml के बराबर होता है, ओके। दोनों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अब 19 पढ़ लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया, प्रथम तिमाही में गर्भावस्था के दौरान वजन में कितनी वृद्धि होती है, हाउ मच वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब यहाँ पर हमने एवरेज नहीं पूछा, यहाँ पर पहली तिमाही के बारे में बात किया हमने, किसके तिमाही के बारे में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, कितना एज जो होता है औसतन, मतलब एवरेज वेट पहली मतलब तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है। ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए, ज़्यादा आप दिमाग में अपने जोर न डाला करें, हम जरूर बता देंगे उसका आंसर, ठीक है। 1 kg होता है, कितना, प्रथम तिमाही में जो गर्भावस्था के दौरान जो वजन बढ़ता है ना, वो लगभग एक kg। या पौंड में अगर बात करें, बाय द वे एग्जाम्स में आपसे पॉइंट्स में पूछ लिया जाए, तब आप बताएंगे 1 से 4 पाउंड्स के बीच में, 1 से 4 पाउंड्स के बीच में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे उस पर, नहीं पे ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पर आप समझ लें, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स मेंशन इससे क्यों आप समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे बताएंगे अच्छे से डिटेल्स में। यहाँ पर लिखा है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वुमेन गेन द ओनली, लगभग क्या होता है, इतने के बीच में, 1 से 4 पाउंड्स के बीच में क्या होता है, वो वजन को गेन करती है। लेकिन जो मोस्टली एग्जाम्स में आपको मिलेगा तो 1 kg मिलेगा, क्या 1 kg, या बाय द वे रेंज में मिल जाए आपको, कभी भी ये रेंज में मिल जाए तो 1 से 2 kg या 1 से 1.5 kg, क्या देख लें यहाँ पर 1 kg से 1.5 kg के बीच में जो जनरली वेट बढ़ता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। अक्सर एग्जाम्स में जो मिलेगा ज़्यादातर 1 kg मिलेगा पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने तक, 1 महीने से 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने ऐड किए जाते हैं, क्या 3 महीने, तो ध्यान रखना आप ये बात। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले के 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पौंड में बात करेंगे तो एक लिखा होगा और 4 होगा, मतलब बीच वाला, तो एवरेज में। और हम आपको बता दें 2 पाउंड जो होता है वो लगभग 1 kg के आसपास होता है। जो 2 पाउंड्स होता है ना, 2 पाउंड्स, ये लगभग 1 kg के आसपास होता है, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। ये लिखा है 1 पाउंड पर वीक ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, ये समझ लें आप। नेक्स्ट है यहाँ पर समझे, फिर अभी इसमें भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल्स में। ये लिखा है द्वितीय तिमाही को कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में गर्भावस्था के दौरान वजन में कितनी वृद्धि होती है, हाउ मच वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या होगा राइट आंसर इसका, कमेंट करें आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या 5 kg 5 kg, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भावस्था के दौरान जो वजन में वृद्धि होती है लगभग 5 kg के आसपास होती है। देखो पहले में होगी 1 kg, दूसरे में कितनी होगी 5 kg, तो ये बात ध्यान रखना। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है ताकि आप यहाँ से थोड़ा गेस करके लास्ट में बता सकें उसका आंसर। अगर पॉइंट्स में बात करेंगे तो 8 से 10 पॉइंट्स के आसपास वजन बढ़ता है, कितना 8 से 10 पॉइंट्स के आसपास वजन बढ़ता है। तो ये ध्यान रखें, मोस्टली केजी में बात करेंगे तो 5 kg या 6 kg होगा, लेकिन 6 kg बहुत कम, आप 5 kg ही मार्क करेंगे। जब आप 8 को 10 को 8 to 10 को चेंज करेंगे ना पाउंड में, तो वो इसी के आसपास आ जाएगा, 4.5 kg या 5 kg आ जाएगा। तो जो एवरेज वाला है ना, सेकंड ट्राइमेस्टर में वजन बढ़ता है, वेट महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं वो गेन कर लेती हैं, तो वो 5 kg के आसपास। ये सेकंड में बात कर रहा हूँ, ये थर्ड नहीं है यहाँ पर, ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, यहाँ पर पूछा गया 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। अब आपको राइट आंसर बताना है कितने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, स्टाफ नर्स एनएम में पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है।
तो देख ले ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये 453 ग्राम के आसपास होता है लगभग में, क्योंकि क्या होता है डेसिमल से जब डिवाइड किया जाता है तो ये लगभग इतना आता है। रियल जो वैल्यू है ये लिखी है, मोस्टली 453 मिलेगा, 453 ग्राम में आपको मिलेगा। 592 ये अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो आप एग्जैक्ट जरूर लिख लेना। और ये 453 454 इसका मतलब ये होता है, आप समझे, जब भी डेसिमल डेसिमल मतलब होता है दशमलव के बाद जो नंबर आते हैं ना, इनमें क्या होता है इनको ना लिख के एक नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर 3 था, 53 था, तो यहाँ पर 54 ले लिया गया। क्या यहाँ पर 4 ले लिया गया, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 ले लिया गया, मतलब ये लिखा 453, यहाँ पर ले 454। तो डेसिमल के बाद एक नंबर बढ़ा दिया जाता है जब नंबर आते रहते हैं बार बार किसी नंबर से डिवाइड करने से। ओके, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसा मिल रहा है आपको, किसी नंबर से मान लो आप डिवाइड करें 3.3333 ऐसा मिल रहा है, तो आप इसे इस तरह लिखेंगे एग्जाम्स में, मैथ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 3.4 इसका मतलब है लगभग इतने में, ये मतलब ये है कि इसमें बार चल रहा था, मतलब बारंबार आ रहा था। ओके, चलो इतनी जानकारी काफ़ी है, याद कर लेना। ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं लगभग लगभग। एग्जैक्ट आंसर ये लिखा है 1 पाउंड जो बराबर होता है। अब यहाँ पर आप बताएं क्वेश्चन नंबर 22, 1 किलोग्राम निम्न में से किसके बराबर होता है। अब यहाँ पर जो पाउंड की बात की गई है पाउंड ही में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन सी 2.2 पाउंड, ठीक है। ये लगभग इतना ही वजन क्या होता है पहली तिमाही में, पहली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ही वजन बढ़ता है, कितना 1 किलो के आसपास, तो मतलब 2.2 के आसपास। और वहाँ पर जो पाउंड में दिया गया था ना, तो वो 1 से 4 के आसपास दिया गया था। अब अपने क्वेश्चन पे फोकस करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दिया गया 1 औंस ओजेड कितने ग्राम के बराबर होता है। हाउ मैनी ग्राम इज 1 औंस ओजेड इक्वल टू। आप इसे याद कर लेना अच्छे से। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्या 30 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऊपर जो बात किया था क्वेश्चन नंबर दूसरा जो क्वेश्चन था शायद यही था क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमने बात किया, वहाँ पर फ्लूइड लिखा था, क्या फ्लूइड, वहाँ पर ml में बात किया था, उसका भी हमने आंसर 30 ml बताया था, क्या 30 ml। हाँ, तो याद रखना ये जहाँ जहाँ पर भी 1 औंस ओजेड या FL 1 FL इसी को फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जहाँ पर मेंशन होंगे आप लगभग में आंसर 30 ml मार्क करेंगे। जब भी एग्जैक्ट की बात की जाएगी तो नीचे देख लें आप, ये बात की जाएगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर है 28.35। तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। ओके, जो एग्जैक्ट वाला ये जरूर याद कर लेना। लगभग में दोनों के लिए जो आंसर चलेगा वो 30 में चलेगा। और अगर लगभग के लिए इसमें भी बात की जाए ml में और ग्राम में, तो देखना ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है ज़्यादा कुछ, लगभग लगभग सेम है। ओके, तो एक जो ऑन्स होता है ऑन्स, ओके, ओजेड जिसमें लिखा होता है, और 1 औंस जो FL लिखा होता है। ओके, तो ये दोनों जो बराबर होते हैं वो लगभग लगभग 28.35 के बराबर होते हैं, या होल नंबर पे बात करें तो आप बात करेंगे इसमें 30 ग्राम के आसपास होते हैं। तो इनका आंसर तो क्लियर हो गया आपका कि जो FL होगा, FL ऑन्स या 1 औंस ओजेड, ये लगभग लगभग 30 ग्राम के आसपास होंगे। 30 के आसपास कोई भी बात कर लेना आप, मतलब 30 के नीचे या 29.57 या 28.35 ग्राम, इस तरह एग्जैक्ट आंसर लिख लेना। यहाँ पर मेंशन किया है 1 ओजेड इक्वल टू के। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इनके दोनों का आंसर एक ही है, ऊपर वाले क्वेश्चन 2 का और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था। आप क्वेश्चन पढ़ लें आप 24, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से ग्रेन का सिंबल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ द ग्रेन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्या GR होता है इसका सिंबल ग्रेन का। ओके, जब ये ग्राम का आपसे पूछा जाए क्या ग्राम का, तो ग्राम का होता है GM, ये ग्राम के लिए मेंशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 25 पे पूछा गया, पिछले वीडियो क्वेश्चन है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थित होता है। हाउ मच पॉपुलेशन इज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोकेटेड। क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर फिर भी आपको मौका दिया जा रहा है, अगर आपको आंसर आता है तो बता सकते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हमारे तो आंसू आ गए थे आप लोगों के आंसर देख के। पिछले वीडियो के हमने देखे थे, जो भी आंसर लोगों ने बताए थे, एक CSC, फिर बाद में बताते हैं अरे यार वो तो चैनल से पढ़ते रहे, कुछ आया नहीं। भाई आप कुछ करके नहीं आते एग्जाम्स में, कुछ पढ़ के नहीं आते, कुछ दिमाग ही नहीं लगाते, बस उठाया बस मारते चले गए, ठीक है। अरे कम से कम देख लेते क्वेश्चन में पूछा क्या गया, PHC पूछा गया है कि CHC के बारे में पूछा गया है। ये CHC लिखा है भाई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। मोस्टली लोगों ने क्या किया, आंसर कौन सा बताया, C वाला। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग में जोर न डाले, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन ए। 80,000 से 1 लाख पॉपुलेशन को एक CSC कवर करता है। कितनी पॉपुलेशन को,
80,000 से, 80,000 टू 1,20,000, 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन कवर्ड बाय दी ACHC, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ओके, इसके द्वारा कवर की जाती है। फिर भी आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं, सभी लोगों को ये क्वेश्चन आ जाएंगे धीरे धीरे। अब तीनों पॉइंट यहाँ पर अच्छे से समझ लें आप। एक सब सेंटर जो होता है, अब सब सेंटर की बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे फोकस होना चाहिए आपका, तभी आप कर पाएंगे एग्जाम्स में, नहीं फिर उल्टे सीधे कराएंगे। अरे अब बाद में कहोगे आके घर में आके, अरे यार आता तो था लेकिन छूट गया, गलती हो गई थोड़ी सी, मतलब हमें क्वेश्चन ही ना दिखा, पता नहीं से एकदम हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो गई थी, मतलब डे ब्लाइंडनेस हो गई थी। तो इस तरह क्वेश्चन पढ़ लिया करें अच्छे से। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप CSC के बारे में बता रहे हैं कि PSC के बारे में बता रहे हैं कि SC के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दिया करें कम से कम महाराज। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लें, सब सेंटर यहाँ पर लिखा है, सब सेंटर जो पॉपुलेशन को कवर करेगा वो 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन को। ये हमने कई बार बताया है, जो ट्राइबल एरिया होता है, हिली एरिया होता है, डेजर्ट एरिया होता है, आदिवासी एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, उसमें 3,000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। समतल एरिया में 5,000 पॉपुलेशन कवर किया जाता है। मोस्टली जो एग्जाम्स में दिया जाता है वो बिटवीन्स में दिया जाता है, रेंज में 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन कवर करता है एक सब सेंटर। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, PHC के बारे में। ये 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है लगभग। अब जो 20,000 लिखा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ी एरिया, डेजर्ट एरिया, मतलब रेगिस्तानी एरिया या आदिवासी एरिया में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा कौन, एक PHC। और जब समतल एरिया होंगे या प्लेन एरिया, उसमें 30,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। ओके, तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रखा करें। पहले वाले में HC, फिर PSC, फिर CSC, तो यहाँ ध्यान रखिए, इस तरह ध्यान रखिए, HPC, क्या SPC, ये 3 से 5 होगा, ये 20 से 30 होगा, ये 80 से 1,00,000 होगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह से आप याद कर लें कि कौन पहले आएगा, किसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, किसमें कम होगी। अब जो CHC है, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसी को हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। तो इसमें एक ये क्या नाम 80,000 से 1,20,000, ये 1.2 लाख लिखा होता है ना, तो इसका मतलब आप इतना ना पढ़ना 1,20,00,000, ठीक है, इसका मतलब होता है 1,20,000। ओके, तो आप समझें, आप सभी को आता होगा, मोस्टली हम ऐसे ही कह रहे हैं। ओके, सभी को आता होगा ये। तो 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन को कौन कवर करता है, एक CHC। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा, सभी लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप इसी चक्कर में कमेंट करना मत भूल जाना कि अब कमेंट नहीं करेंगे, हमारे आंसर गलत हो गए। मैं सबको जानता हूँ, डेली मैं चेहरे से ज़रूर नहीं जानता, लेकिन नाम के सबसे वाकिफ़ हूँ मैं। जितने भी नाम हैं, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, सबके नाम से मैं जानता हूँ कि कौन लोगों ने क्या आंसर बताए थे। फिर भी आप सभी लोग कोशिश किया करें सही आंसर बताने की। इसका मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा रिविजन्स नहीं कर रहे। ओके, असफलता यही दर्शाती है हमेशा कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। एक बात लिख लें, असफलता यही दर्शाती है कि प्रयास जो किया था आपने वो पूरे मन से नहीं किया था, इसलिए आप एग्जाम्स में फेल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके लिए हमने रखा है, इसे आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर है 26 पे दिया गया है, गर्भावस्था के दौरान प्रथम, द्वितीय, तृतीय तिमाही में वजन में क्रमशः वृद्धि कितनी होती है। अब पढ़ लें क्वेश्चन इंग्लिश में, व्हाट इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वजन की वृद्धि होती है, औसत वजन, एवरेज वजन जो बढ़ जाता है वो लगभग कितना कितना बढ़ जाता है। ओके, पहले में कितना बढ़ेगा, द्वितीय में कितना बढ़ेगा, तृतीय में कितना बढ़ेगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब सभी लोग कोशिश करें इसका आंसर बताने की, सभी लोग जरूर बताया करें, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब तक आप बेशरम नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ओके, ताकि आपको जो बात माइंड में चुभेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरा आंसर सही होना चाहिए, आप उसका 100% देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसलिए ज़रूर कमेंट किया करें, ये आपकी आदत हो जाएगी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की। तो ध्यान रखिए, आप ज़रूर सभी लोग आंसर बताया करें, इसी से आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। एग्जाम्स में जब भी आप फाइंड करें ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक बार को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, फिर इसके बाद क्विक आंसर देंगे आप। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, सभी के एग्जाम्स में GK GS करंट अफेयर आ रही है, हमारा दूसरा भी चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में
कमेंट जहाँ पर आप कर रहे हैं या करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंक दे देंगे, सभी लोग जाएं वहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करें जीके जीएस करंट अफेयर रीजनिंग पढ़ने के लिए। ओके, वहाँ पर हम डेली अपडेट रहते हैं और डेली एक वीडियो अपलोड होता है वहाँ जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हम आप लोगों को ही कवर कर रहे हैं अभी। तो ध्यान रखिए, सभी लोग जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।